उत्तराखंड के यूसीसी बिल पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। प्रदेश में जारी हुई अधिसूचना। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। बोले पूरा किया जनता से किया हुआ वादा। चमोली को पुष्कर धामी की सौगात। लाभार्थी सम्मान समारोह में की शिरकत। गोपेश्वर में रोड शो के साथ करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। सीपीआईएम वृंदा करात ने किया बनभूलपुरा का दौरा। घटना के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। पुलिस सरकार पर किए तीखे जुबानी वार। गदरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना। सरकार पर शोषण का लगाया आरोप। न्यूनतम मजदूरी और दूसरी सुविधाएं नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के प्रस्थान करेगी। धार्मिक समारोह में कपाट खुलने की तिथि तय। देवभूमि में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी। मैदानी इलाकों में नहीं पड़ेगा बर्फबारी का असर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंड्या। सीधे आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और पहाड़ पे 2 टिकट भी इसमें जारी किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद थे, उनका टिकट काटा है और यहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया। अनिल बलूनी को गढ़वाल से टिकट दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपी निशंक का भी टिकट कटा। तीरथ को नहीं बनाया गया प्रत्याशी। आरपी निशंक का भी टिकट कटा। अनिल बलूनी को गढ़वाल से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, मीडिया प्रभारी है, और उसके बाद जिस तरीके से अनिल बलूनी को इस बार राज्यसभा ना भेजकर लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया है, और ये कयास लगाए जा रहे थे जब उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो रही थी, तभी ये कहा जा रहा था कि अनिल बलूनी को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंकित काला हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट कटना और अनिल बलूनी को लोकसभा चुनाव लड़ाना एक नई राजनीति को अगर कहा जाए। अनिल बलूनी को कि राज्यसभा सांसद बहुत लंबे समय से रहे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड के, उन्हें टिकट दिया गया है। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, इसमें आप समझ सकते हैं कि अनिल बलूनी के साथ ही जो युवा चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं पार्टी आगे बढ़ाना चाह रही है। अनिल बलूनी जो कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं, इसके अलावा उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद भी वो रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। तो अनिल बलूनी को जब रिपीट नहीं किया गया, तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि अगर उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, तो यानी कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। और पार्टी की तरफ से पहले 5 उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं विशाल, और उसमें से 3 लोकसभा सीटों में पहले प्रत्याशी की घोषणा की गई। उसके बाद काफी मंथन के बाद पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि उन्हें पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना है, और हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को तो पार्टी ने जगह दी है, लेकिन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो टिकट है उसको काटा गया है। तो यानी कि पार्टी ने साफ संदेश दिए हैं कि अब वो सीनियरिटी के साथ साथ जो नए कार्यकर्ता हैं या जो पुराने जो हमारे चेहरे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं तवज्जो दे दी है, और एक बड़ा जो फैसला है वो पार्टी की तरफ से लिया गया है। अब जो तीरथ है और या फिर जो निशंक है, इनके आगे की भविष्य की राजनीति क्या कुछ होगी, ये तो अभी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 3 में जो सिटिंग सांसद है उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि पौड़ी और हरिद्वार में पार्टी ने नए चेहरों को उतारा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ समीकरण बनते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशी की घोषणा करी है, जबकि हरिद्वार
और नैनीताल में इस समय सस्पेंस बरकरार है। तो विशाल, कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशियों पर सबकी निगाहें हैं। बहरहाल भाजपा ने तो अपना उम्मीदवारों को जो चुनाव लड़ाने का काम था उसको पूरा किया है। बिल्कुल। और जब उनके पास प्रत्याशी, जबकि 3-3 4-4 के पैनल बन रहे थे, हरिद्वार से मैं बात करूं तो पूर्व जो खानपुर से विधायक हैं प्रणव सिंह, वो भी टिकट मांग रहे थे, और अन्य नेता जो थे वो टिकट मांग रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पैनल बन के गया और पैनल बनने के बाद उसमें मोहर लगती है त्रिवेंद्र सिंह के नाम पर, तो कहीं ना कहीं भाजपा कंपैरिजन अगर किया जाए कांग्रेस से, तो वो तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत अलग है। उनके पास तो प्रत्याशी चुनाव लड़ने को नहीं तैयार है। गणेश गोदियाल कल तक मना कर रहे थे, शाम को टिकट पा गए। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में एक्टिव थे, और हरिद्वार, सहारनपुर और यूपी बेल्ट में भी वो एक्टिव थे, और लगातार वो बीजेपी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल विशाल, आपने महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की तैयारी और जिस तरीके से उनके प्रत्याशी की बात करें तो चुनाव से पहले ही सब लोग जो है वो एक्टिव मोड में थे। जहां तक आपने गोदयाल जी की बात करी, तो पौड़ी की अगर हम बात करते हैं तो जो समीकरण खराब हुए हैं वो इस वजह से कि कांग्रेस पार्टी की पहले ये रणनीति थी कि जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भुवन चंद खंडूरी, तो उनके जो सुपुत्र हैं मनीष खंडूरी, उनको पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना था। हमने जब गणेश कुदियाल से चुनाव से पहले भी बातचीत करी थी तो उन्होंने भी साफ कहा था कि पार्टी की तरफ से पहले ही ये कहा गया है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो मनीष खंडूरी जी को लड़ाना है, और कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से वो भाजपा में चले गए मनीष खंडूरी। इसकी वजह से अब पार्टी के पास एक मजबूरी वाली जो स्थिति है वो देखने को मिली। तो इसके लिए पार्टी की तरफ से गणेश पोतियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो अधिकांश जो वरिष्ठ नेता हैं विशाल, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। इसमें यशपाल आर्य हैं, प्रीतम सिंह हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, हरीश रावत, वो भी चुनाव लड़ने से फिलहाल इनकार ही कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए डगर जो है वो काफी कठिन है। भाजपा ने चाहे फिर वो संगठनात्मक के हिसाब से देखें, चाहे वो प्रत्याशियों की तैयारी के हिसाब से देखें, तो सभी मोर्चों में भाजपा जो है कहीं ना कहीं आगे है। एक फैक्टर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का है। ये देखना होगा कि क्या एंटी इनकम्बेंसी इस समय काम करती है। लेकिन बहरहाल जो माहौल, जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में दिखती हुई नजर आ रही है। और जो प्रत्याशियों की तैयारी है, जो पार्टी की तैयारी है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा अन्य दलों से काफी हद तक आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और अभी कैंडिडेट की बात करें तो अभी कांग्रेस पार्टी के भी दो कैंडिडेट बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि भारत में तीसरा चुनाव जीतना ही बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट काट दिया है। तीरथ सिंह को नहीं बनाया गया है प्रत्याशी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार का प्रत्याशी बनाया गया है। अल बलूनी, जो लंबे समय से राज्यसभा सदस्य थे, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनको पौड़ी गलवार से टिकट दिया गया। अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिकता कानून को विधानसभा में पास किया गया था, जिसके बाद अब राष्ट्रपति की भी समान नागरिकता कानून पर मोहर लग चुकी है। जल्द ही अब यह कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया और कहा कि इस कानून को महिलाओं को उत्पीड़न से राहत मिलेगी। सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा 2022 चुनाव में जनता से वादा किया था कि नई सरकार बनते ही समान नागरिकता कानून यूसीसी को बनाया जाएगा। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का यह सपना था, जो उत्तराखंड से पूरा हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा उन सभी कार्यों को किया जाएगा जिन कार्यों को लंबे समय से देश की जनता प्रतीक्षा कर रही थी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के राज्य में लागू होते ही
देहरादून में विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद अब राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद प्रदेश भर में यूसीसी लागू हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि यूसीसी अगर देश की संसद लाती तो अच्छा होता, लेकिन संविधान की अनदेखी करके प्रदेश में इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की समस्याएं भू कानून, मूल निवास व बेरोजगारी पर ध्यान न देकर यूसीसी पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन चुका है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पूर्व ही मुख्यमंत्री ने जनता से प्रदेश में यूसीसी लागू करने का जो वादा किया था उसको पूरा भी किया गया। उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून बनने के बाद महिला पुरुष, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, वर्ग का हो, सभी के लिए एक कानून होगा। बात है, महामहिम राष्ट्रपति ने जो है यूसीसी के बिल पर अगर मोहर लगा दी और हम तो चाहते थे कि देश की लोकसभा में ये बिल आता और पूरे देश में ये लागू होता, लेकिन उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की लगातार राज्य की जनता मांग कर रही है। बेरोजगारों के पलायन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बेरोजगार नौजवान रोजगार की लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। बेटियों की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। विकास राज्य में सरकार कर नहीं पा रही है। तो ये जो है राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं और यूसीसी की बात करके सरकार जो है जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहती है। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता से प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। उस वादे को आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यूसीसी अपने राज्य में लागू करने के कानून बनाया, उसको महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल एजेंडे में है कि हम पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू करेंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड से उसका शुभारंभ हुआ है और एक कानून के अंदर पूरे देश के अंदर लोग रहेंगे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने मसूरी विधानसभा से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला को टिहरी लोकसभा संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया है। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर गुंसोला ने कहा कि टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सशक्त तरीके से बड़े मार्जिन के साथ अपनी जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी को वह चुनौती नहीं मानते। उन्होंने कहा कि माला राजलक्ष्मी टिहरी लोकसभा से 2 बार सांसद रहने के बावजूद वह पहले भी चुनौती नहीं थी और अब भी चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का साधु धन्यवाद करता हूं, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, उस प्रक्रिया में लगे हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, प्रभारी से लेके जो है कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जो है पार्टी ने टिहरी लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैं पार्टी को दिलाता हूं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो रणनीति बनाई जाएगी, उसके तहत हम टिहरी में जो 10 साल 15 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है, उस सूखे को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये हम अपने नेतृत्व को जो है अश्योर करते हैं। सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा कराट हल्द्वानी पहुंची और बनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से बात की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए वृंदा ने बताया कि प्रशासन की गलती के चलते इतनी बड़ी घटना हुई जो कि रोकी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल गलत है। वहीं उन्होंने पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिलाओं को छोड़े जाने की बात कही और 2 टूक शब्दों में कहा कि दंगे वाले दिन बनभूलपुरा में रहने वाला फहीम मारा गया, जिसका वीडियो फुटेज साक्ष्य सामने है, परंतु पुलिस ने इस मामले का अभी तक संज्ञान नहीं लिया, जो कि गलत है। पुलिस और प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। नहीं, ये बहुत ही खेद की बात है कि पत्रकार भी, और एक पत्रकार ने मुझे बताया कि उनका पूरा कैमरा, जो बहुत कीमती कैमरा था, वो भी पूरा तोड़ दिया था। और ये भी उन्होंने बताया कि कई जगह ऐसे घेरे में आ गए थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ के लोकल लोगों ने, जो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने उनको बचाकर मस्जिद में उनका संरक्षण करके बाद में उन्होंने सेफ्टी में पहुंचा दिया। तो ये पूरे हमारी जो पूरी टीम सब जगह गए, हमारे साथ हमारे केंद्र कमेटी के साथी विजू कृष्णन थे,
राजू नेगी जी थे जो यहाँ हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं, बाकी भी साथी थे। आज कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने तकरीबन 15 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में कालाडूंगी हल्द्वानी काठगोदाम चोरगलिया बीजीटी मार्ग चौड़ीकरण के साथ लालटाट पुलिया के चौड़ीकरण कार्य का किया जाना है। वहीं लोगों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और जाम से निजात मिल जाएगी। सर, ये तो बहुत ज़रूरी विषय था और काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था। माननीय विधायक जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आए दिन कालाडूंगी चौराहे से लेकर ऊंचा पुल तक का लगातार जो जाम की समस्या बनी हुई है, अब यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम सभी लोग आज इसका लोकार्पण के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और हम बहुत जल्दी इस लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज कालाडूंगी विधानसभा में जो प्रस्ताव भेजे थे हमने और मेयर साहब ने, जो आवश्यक काम थे उनमें लगभग 15 करोड़ के कार्य, 8 कार्य उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज कर रहे हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ये 15 करोड़ की राशि हमारे आग्रह पर, मेयर साहब के आग्रह पर दी है। तो हम आज इन 8 कामों का शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं और ये करीब लगभग 1500-1550 करोड़। खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्की मंडल के आक्रोश जताते हुए कहा कि राज्य सरकार नारी शक्ति की बात कहती है और नारी शक्ति सड़कों पर बैठी है। हम लोगों को 9300 रुपये में काम करते हैं, जो कि बेहद कम है। विभागों का काम हमें काम करना पड़ता है और उसके अलग से पैसे हमें नहीं दिए जाते। अनेक तरीके की मीटिंग और स्टेशनरी का पैसा भी हम लोगों को नहीं दिया जाता। सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है। न्यूनतम मजदूरी सभी बहनों का हक है और यह हम लेकर रहेंगे। आज 22-23 दिन हो गए धरने पर बैठे हैं सड़कों पर, और नारी शक्ति मजबूत है कि हम रो रहे हैं रोड के ऊपर। तो ना मोदी जी ना योगी जी कोई हमारी बातें सुन ही नहीं रही है। पता नहीं हम लोग इसके लिए क्या कर सके। आगे हमारी ये धरना जारी रहेंगे और हम लोग जो है कि जब तक नहीं होगा, हमें भूख हड़ताल करना पड़े, पेड़ पर चढ़ना पड़े, कूदना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े हम करेंगे। सर, हम 23 दिन से धरने पे बैठे हैं। 19 तारीख से लेके आज तक हमारा 23वां दिन चल रहा है और हमारी 3 मांगे हैं, जिसमें से अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। सर, सरकार से तो हमने मतलब हर तरह से हम कोशिश कर ही रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे धूप में आकर बैठे रहे, कड़े धूप में। इसमें से तो कई बहनें ऐसे हैं जिनका परिवार पूरे आंगनबाड़ी के ऊपर ही डिपेंड करता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में भूमाफियाओं के द्वारा रेलवे, नजूल भूमि सहित वन भूमि को खुर्द बुर्द कर 10 व 100 रुपये के स्टाम्प में बेचे जाने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट पेश कर कहा कि उनके द्वारा 8 से 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में 9 अप्रैल तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 अप्रैल की तिथि नियत की। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी के गुफुर बस्ती में रेलवे की भूमि गोला पार गौजा गली स्थित वन विभाग व राजस्व की भूमि व भूमाफियाओं के द्वारा 100 और 500 के स्टैंप पर बेच दिया गया है। हल्द्वानी को लेके, हल्द्वानी में हमारे पास फॉरेस्ट की लैंड है और रेलवे ज़मीन है। इनमें पहले तो कुछ लोगों ने PIL फाइल की थी, वो थी अतिक्रमण को लेके। अभी जो हमारे वर्तमान याची हितेश पांडे उनके द्वारा फाइल की गई PIL, उसमें हमारा द्वारा ये मेन मुद्दा ये उठाया गया है कि जो लैंड है वहाँ की गवर्नमेंट की है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे रेलवे की है, उसमें क्या हो रहा है कि कुर्द बुर्द की जा रहा है, उसको अवैध रूप से खरीदा और बेचा जा रहा है। जैसे कि आपने हाल फिलहाल एक मामला देखा होगा, रिसेंटली काफ़ी उछला हुआ था। तो इससे कुछ संबंधित हमारा भी केस है, हमारा बल्कि इससे कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हमने फॉरेस्ट को भी कवर कर रखा है। तो लास्ट टाइम जब मुकदमा लगा था 4 दिसंबर को, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें सरकार को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहा था कि इसमें क्या रिपोर्ट है करके। तो आज हमने इसमें मोबाइल जब मुकदमा लगा हुआ था तो सरकार के द्वारा ये बात कोर्ट के सामने रखी गई, इसमें जांच की गई और 8 या 10 लोग के खिलाफ में एक्शन लिया गया है।
तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जो भी बात है इसमें आप एफिडेविट के द्वारा इसमें माननीय मुख्य न्यायालय के सामने पेश किया जाए करके। खबर अल्मोड़ा से है। मां नंदा सर्वदलीय महिला समिति की ओर से मंगलवार को नंदा देवी मंदिर परिसर में होली गायन का आयोजन किया गया। महिलाओं ने होली का शुभारंभ नंदा देवी मंदिर की परिक्रमा के साथ किया। इसकी महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में खड़ी होली के साथ बैठी होली का भी आयोजन किया। इस दौरान महिला समिति की महिलाओं के साथ विदेशी महिलाएं भी होली के रंग में सराबोर नजर आई और उन्होंने महिलाओं के साथ होली का आनंद लिया। विदेशी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने होली का यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और दूसरी बार यह अल्मोड़ा की होली में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, होली हमारी एक संस्कृति है और इसीलिए हम इस अपनी संस्कृति को, इस विरासत को संभाल करके रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आज ये लोलुप्त होती हुई नजर आ रही है। तो हमारी संस्था के द्वारा हर वर्ष यहाँ पर 1 साल की खड़ी होली का आयोजन किया जाता है और काफ़ी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। आज आप देखिए कि विदेशी की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के इस रंग में सरोबार होकर के इस होली का आनंद इन्होंने लिया और ये काफ़ी खुश नजर आई और कहीं न कहीं अपनी राग, ईर्ष्या और परस्पर द्वेष को मिटा करके सभी महिलाएं यहाँ पर होली का त्यौहार मिलती हैं और परस्पर गले मिलकर के एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं। खबर रामनगर से। आपको बता दें कि ग्राम पीरू मदरा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से लगातार अज्ञात चोरों द्वारा घर में की जा रही चोरियों का खुलासा न होने से ग्रामीणों में रोष बढ़ने लगा है। तो वहीं ग्रामीणों ने जहां एक और चौकी पुलिस की रात्रि गश्त पर कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं चोरों ने पुलिस की सुरक्षा दावों की भी पोल खोल दी है। घटना के विरोध में दर्जन महिलाओं एवं पुरुषों ने पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला जब मैं रात को ताला खोल के लाइट जला के गई थी, उस टाइम ऊपर नीचे सारे चेक करके गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैं सुबेरे आती हूँ 7 बजे, तो उस टाइम ऐसे पता नहीं चल रहा था कि ताले तोड़ रखे हैं। बाहर के जो ताले थे ऐसे कुंडी लोहे से ऐसे ताले से थे। मैं ऊपर गई, ऊपर सारे उनका सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी तोड़ रखी है और सारे बेड खोल रखे हैं। अब वो तो वही बताएंगे कितना सामान था घर में। वो दिल्ली गई है, उसके पापा सीरियस हो रहे हैं और भाई मेरा एक जॉब करता है, फौजी है। हाँ, लुधियाना में ड्यूटी है, अभी आ भी नहीं सकता। आप देखभाल करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। इससे पहले कितनी और चोरी हो गई हो? वहाँ तो कम से कम हो गई होंगी 3-4 तो हुई। अभी तो हुई है 1 हफ्ते पहले। देखिए, पीरू मदारा स्थित मधुबन कॉलोनी में लगातार कुछ दिनों से चोरियां हो रही है। उसी के संबंध में यहाँ आज महिलाएं ग्रामीण आए थे। मेरे द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि चोरी का जल्द से जल्द खुलासा होगा। हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में टीम गठित कर दी गई है और शीघ्र से इसका खुलासा होगा। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए मंथन, हमारे खास प्रोग्राम हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान के साथ।